हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और टॉपिक आज का हमारा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, विद प्रूफ मैं आप लोगों को बताऊँगी। फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास है 1/z - a to the whole power n dz is equals to, if n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है देन रिजल्ट विल बी 2 पाई आयोटा, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 सो दिस विल बी 0। ऑफकोर्स यहाँ पर हमें पता है कि सिंगुलैरिटी किस पे मिल रही है, a पर। जैसे ही z की वैल्यू a होगी ये हमारा 0 बन जाएगा। तो अभी हम इस केस में मानकर चल रहे हैं कि जो सिंगुलैरिटी है वो हमारी डोमेन में बिलोंग कर रही है। ए की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इन सब के लिए जो है ये रिजल्ट होल्ड करता है। अगर डोमेन में है ही नहीं ये पॉइंट, इन केस डोमेन में है ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, एंड इंटीग्रल भी हमारा क्लोज्ड है, फंक्शन भी हमारा एनालिटिक है, तो स्ट्रेट अवे उसका आंसर तो 0 आ जाएगा। कोशी थ्योरम की हेल्प से ये हमने प्रूव किया है। अगर इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होगा तो हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये रिजल्ट आया है। पहला जो इंटीग्रल है दैट इज़ 1/z ठीक है, एंड ये कुछ इस टाइप की फॉर्म का है, z - 0 dz। ओके, तो ये जो फॉर्म थी मेरी z - a की, इस केस में a की वैल्यू हम 0 लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और मान के चल रहे हैं कि ये जो 0 पॉइंट है वो मेरे डोमेन के अंदर है, मतलब सिंगुलैरिटी जो मुझे 0 मिल रही है वो डोमेन के अंदर है। नाउ इसकी पावर क्या है, 1। तो n की वैल्यू अभी हम 1 मान रहे हैं, तो आंसर जो है 2 पाई आयोटा आना चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला। और इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे कि इसका आंसर 2 पाई आयोटा है। बाय कोशी थ्योरम हमारे पास रिजल्ट क्या है, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 पर हमें प्रॉब्लम है। जिस भी पॉइंट पर हमें सिंगुलैरिटी मिलती है, फंक्शन एनालिटिक जिस भी पॉइंट पर नहीं होता वो पॉइंट हम उस पॉइंट के लिए हम निकालते हैं, एंड दिस इज एफ जेड बाई z - z0 dz। इफ़ आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लोग देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, इसलिए हम ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको बता रही हूँ। मैंने वहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, जो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वो देख सकते हो पहले। अदरवाइज़ ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में। तो देखिए जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ जेड होता है हमारा। तो हमें अगर एफ ऑफ 0 चाहिए तो क्या करेंगे, जेड की जगह पर 0 वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर तो सिंपल 2 पाई आयोटा ही रहेगा। इसको हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको फॉर्म में लिखना चाहूँ तो z - z0, z0 वो वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, दैट मीन्स z - 0। अब बचा गया 1, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा dz। अगर अब मुझे ये मेरा एफ जेड हो गया, तो एफ जेड में यहाँ पे z है ही नहीं, तो मतलब मैं z की वैल्यू 0 पुट ही नहीं कर सकती। सिंपल ये क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया 2 पाई आयोटा। ये जो इंटीग्रल है हमारे पास इंटीग्रल 1/z - 0 dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब मैंने आपको बोला कि a की वैल्यू जो z - a हमने फॉर्म लिखी थी, a की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के लिए, सबके पॉइंट्स के लिए ये रिजल्ट जो है होल्ड करता है। वो पॉइंट जो है वो हमारा डोमेन में होना चाहिए, a शुड बिलोंग्स टू द डोमेन। अगर हम यहाँ पर देखें जो पॉइंट हमने लिया था 0, उस पॉइंट का इस रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब पॉइंट हम कुछ भी लें, रिज़ल्ट पे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज भी करते हो, 1, 2, 3, अगर हम कुछ भी करते हैं यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा। मतलब z की वैल्यू तो हमें, ये जो पॉइंट है वो तो हमें फंक्शन में पुट करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब हमेशा यहाँ पर 1 ही आएगा और आंसर जो है वो 2 पाई आयोटा आ जाएगा। ये मैं बात कर रही हूँ अगर पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि 0 की जगह पर हम ले लेते हैं -1, तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलैरिटी को किस पे प्रॉब्लम है, यहाँ पर डोमेन हम लेते हैं z = 2।
यहाँ पर जैसे ही z की वैल्यू 1 होगी ये 0 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इस बार सिंगुलैरिटी जो है 1 पर है, तो ये फंक्शन इस टाइप से लिखा जाएगा z-1। अगेन जब आप वैल्यू पुट करोगे दिस विल बी 1। जैसे हमें क्या करना है, z की जगह पे 1 पुट करना है, ये हमारा fz होता है, तो आप 1 ही मिल जाएगा आपको। फिर से आंसर फिर से क्या आ गया 2 पाई आयोटा। तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आंसर हमेशा क्या आएगा 2 पाई आयोटा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर z की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है या उससे ज़्यादा होगी तो आंसर जो है वो 0 के बराबर आएगा। अब हमें हायर डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है कोशी का उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं z-0 टू दी होल पावर 2 dz। ओके, डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, बस वो पॉइंट जो है उस डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कोशी का, जो डेरिवेटिव करना होता है जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय 2 पाई आयोटा एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट, एंड यहाँ पर होता है n+1 dz। जिसका भी हमें निकालना है ये जो पोर्शन है, अगर इसको कंपेयर करें तो ये क्या आ रहा है, ये n+1 की फॉर्म में इसको लिखते हैं। दैट मीन्स कि n की वैल्यू इस केस में क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास f1 z नॉट। किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, सिंगुलैरिटी हमें किस पॉइंट पे मिल रही है 0 पर, क्योंकि जैसे ही z की वैल्यू 0 होगी सिंगुलैरिटी यहाँ पर हमें मिल रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा। और यही 2 पाई आयोटा बार बार हम इधर शिफ्ट करके लिख रहे हैं, लास्ट फॉर्मूले में भी हमने यही किया था। और यहाँ पर आ जाएगा fz 1/z इसका स्क्वायर, वही n+1 वाली फॉर्म है। सो 2 पाई आयोटा जब हम इधर शिफ्ट करेंगे सो दिस विल बी 2 पाई आयोटा। फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, अगर n की वैल्यू हमारी 2 या 2 से ग्रेटर होती है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। उसका रीज़न यही है कि ऊपर बार बार हमें 1 मिलेगा और जैसे ही आप उसका डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जो है वो 0 जाएगा, और इसीलिए हर केस में हमें आंसर जो है 0 ही मिलेगा। सिमिलरली आप अगर 2 की जगह पर 3 लेते हो तो n+1 की फॉर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2+1 की फॉर्म, यहाँ पर 2 टाइम्स जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जब a की बारी में जब इसका 1 का हमने 1 टाइम जब डिफरेंशिएट किया था तभी आंसर 0 आ गया था। तो आप कितना भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे आंसर बार बार जो है 0 आएगा, और जब बार बार आंसर 0 आएगा तो बार बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से। इसीलिए 2 या 2 से ग्रेटर n की वैल्यू अगर रहती है तो बार बार आंसर जो है 0 आएगा। तो यहाँ से हमें 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पता लगे हैं कि पॉइंट अगर जस्ट अ सेकेंड 1/z-0 टू दी पावर n फॉर्म अगर ऐसी रहती है तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के लिए डायरेक्टली आंसर हम 0 लिखेंगे, और 2 पाई आयोटा के लिए हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए लिखेंगे 2 पाई आयोटा, एंड दिस इज ए जो है वो हमारा डोमेन रीजन में बिलोंग करना चाहिए, उसके लिए ये रिजल्ट्स हैं। n की वैल्यू भी देन वेरी कर सकती है, a की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये तो हमने पहला केस देखा अगर डोमेन में है। अगर डोमेन में मान लीजिए नहीं है, डोमेन में नहीं है तो फिर तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर एनालिटिक हो गया, और जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम क्लोज कर रहे हैं। सो बाय कोशी थ्योरम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आंसर कैसा होगा 0। अगर यही फॉर्म इस टाइप की हमारे पास आ जाए, मतलब 1/n की फॉर्म में ना हो, तो क्या होगा कि ये जो है ऊपर फॉर्म वही सेम कंडीशन है सारी, कि a जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं 0 1 2 3 4, n की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो सकती है। पर इसमें क्या है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, हमारा पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, और जो इसका इंटीग्रल हो रहा है वो भी क्लोज्ड पर हो रहा है, तो आंसर कैसा आ जाएगा 0। ठीक है बाय कोशी थ्योरम। तो आई होप ये रिजल्ट्स आप याद रखोगे क्योंकि डायरेक्टली इनका इस्तेमाल हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट dz बाई z, z-1 z-2। तो यहाँ पर हमें 3 सिंगुलैरिटीज़ जो है वो क्लियरली पता लग रही हैं। सबसे पहली है 0, देन 1 एंड 2।
और यहाँ पर चार रिजल्ट्स हैं हमारे, सॉरी ऑप्शंस हैं हमारे, जिसमें रेडियस जो है वो बार बार वेरी करवा रहे हैं और हमें पता करना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब डोमेन जो है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन पूरा किस पे बेस्ड है कि z की वैल्यू हमें चेक करनी है कौन कौन सी सिंगुलैरिटीज़ जो है वो डोमेन के अंदर है, कौन सी बाहर है। इफ़ वो बाहर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सिंगुलैरिटीज़ से, हम जो अंदर हैं उन पे काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ आर जो है वो 2 3 से बिलोंग करता है, तो ओपन इंटरवल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि बाउंड्री पॉइंट्स को आपको नहीं लेना, मतलब 2 के बाद जो भी पॉइंट्स आप लेना चाहो उसका आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। और 2 अगर यहाँ पर नहीं है, 2 से कोई बड़ा ही डोमेन बनने वाला है, दैट मीन्स 2 जो है वो अंदर लाई करेगा। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। ये हमें इंटीग्रल दिया हुआ था 1/z, z-1, z-2, और इस पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए हमने a, b और c की वैल्यूज़ को निकाला है और इस फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो 3 इक्वेशंस हमें मिलेंगी, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन इज -3a माइनस 2b माइनस 0 माइनस c इज इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन है 2a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया a की वैल्यू, दैट इज़ हाफ। ठीक है, और इस वैल्यू को a इज इक्वल्स टू हाफ को हम इक्वेशन नंबर a एंड b में पुट करेंगे। तो a एंड b में पुट करने के बाद हम b एंड c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से हमने b एंड c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। b की वैल्यू आ रही है -1, c की वैल्यू आ रही है हाफ। ओके, एंड जब हम इसको पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन हमारा ब्रेक होकर इस फॉर्म में आ गया, हाफ इंटीग्रल 1/z dz माइनस b की वैल्यू -1 आई थी तो बाहर कर दिया माइनस साइन को, z-1 एंड dz प्लस में c की वैल्यू हमारे पास हाफ आई थी तो हाफ लिख दिया इंटीग्रल 1/z-2 dz। अब फर्स्ट केस था कि रेडियस 2 3 के बीच में, तो लेट अस टेक 2.1 2.2, हम कुछ भी ले सकते हो। और इस केस में तीनों ही सिंगुलैरिटीज़ जो है वो हमारी अंदर की तरफ लाई कर रही हैं, जो 0 भी 1 भी और 2 भी, क्योंकि 2 से तो बड़ा ही है हमारा रेडियस। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि तीनों पर ही प्रॉब्लम है, तीनों ही पॉइंट्स पर प्रॉब्लम आ रही है। तो हाफ आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रल 1/z dz हमने कैलकुलेट किया था n की वैल्यू 1 होने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, z-0 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा। यहाँ पर भी आप n की वैल्यू 1 देख सकते हैं, पॉइंट से तो हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, तो आंसर फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, तो -1 एंड आर आंसर इज 2 पाई आयोटा जो मैंने कैलकुलेट किया था। अब देखो इस केस में क्या है कि बार बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हम 1/z का कैलकुलेट करें, फिर इंटीग्रल 1/z-1 का करें, फिर z-2 का करें। अगर वो रिजल्ट हमें पता होगा तो डायरेक्टली इस्तेमाल करने से टाइम काफ़ी सेव होगा, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। यहाँ पर आ जाएगा -2 पाई आयोटा, देन प्लस अगेन पॉइंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सीधा ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर क्योंकि n=1 है, n=1 है, इस वजह से 2 पाई आयोटा तीनों ही केस में लिया है। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ गया 0। ओके, और यहाँ पर आंसर है 2 पाई आयोटा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंड, हमें रेडियस लेना है 0 और 1 के बीच में। अब रेडियस जब हम 0 1 लेंगे तो इस केस में क्या है कि बस 0 ही अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि रेडियस आप ले सकते हो 0.5 का, या फिर आप 1 के क्लोजर ले सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पर 1 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 1 आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, डोमेन रीजन के बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 को तो हमें इंक्लूड नहीं करना, रेडियस ओपन इंटरवल ले रखा है, तो एक ही बस पॉइंट अंदर है, बाकी दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बाहर हैं। तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही कोशी के से फॉर्मूले से सारे कैलकुलेट होंगे। तो 2 पाई आयोटा यहाँ पर हम लिखते हैं जिस भी पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 0 है इस केस में तो हमने 0 लिख लिया, बाय अब यहाँ पर क्या लिखते हैं 1/fz। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नीचे वो लिखा जाता है जहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि z-0 पर प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर आ जाएगा z-0, बाकी का बचा हुआ फ्रैक्शन जो है हम ऊपर लिख देते हैं। अगर आप किसी को लास्ट जो हमने किया फॉर्मूलाज उसमें प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ मैंने आपको वीडियोस तो बता दी हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया है, तो ज़्यादा अच्छे से और टाइम लेकर उसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो
आई होप वहाँ से कॉन्सेप्ट जो है उनका क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी फंक्शन को, वो ऊपर फंक्शन हमारा एफ जेड के अंदर कंसिडर हो जाता है। तो जेड -0 वो नीचे आ गया, z-1 z-2 ऊपर आ गया। नाउ अब हमें फंक्शन पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो इस एफ जेड, ये हमारा एफ जेड है और फंक्शन में 0 पुट करने को कहा गया है, तो z की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 0, और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, और सॉल्व करने पर ये आ गया पाई आयोटा। इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर है बी ऑप्शन में हाफ, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच में रेडियस को लेना है। तो 1 और 2 के बीच में जब हम लेंगे, 1 को भी कंसिडर नहीं करना है और 2 को भी कंसिडर नहीं कर, मतलब पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो रेडियस कुछ बीच में जाकर आएगा, और क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो आपका 2 इंक्लूड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में 2 पॉइंट्स जो है वो डोमेन के अंदर चले गए और 1 पॉइंट जो है वो बाहर हो गया। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि एक बार तो मैं 0 पर कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि 0 और 1 ही ऐसे पॉइंट हैं, 3 सिंगुलैरिटीज़ थी ना हमारी, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो 0 और 1 क्योंकि अंदर लाए कर रहे हैं, तो एक बार तो मैं 0 के लिए कैलकुलेट करूँगी और दूसरी बार 1 के लिए कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने अभी जस्ट 0 के लिए कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट ले लेंगे ऊपर बी ऑप्शन से, ओके। क्योंकि देखिए 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो एक बार 0 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार 1 के लिए कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देंगे। बट क्योंकि हमने अभी 0 के लिए कैलकुलेट किया था, तो हम बार बार वो नहीं कर रहे, सीधा बस 1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा, फंक्शन को जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है वो हम पुट करेंगे, दैट इज़ एफ ऑफ 1। जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है वो हम नीचे लिख देते हैं। तो z-1 इस केस में नीचे आ गया, क्योंकि जैसे ही z की वैल्यू 1 होगी, आंसर जो है वो 0 बन जाता है। तो यहाँ पर ये z-1 नीचे आ गया। बाकी जो फंक्शन बच गया है वो हम ऊपर लिख देते हैं, वो हमारा एफ जेड हो जाता है। फंक्शन में हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। जैसे ही सिर्फ इस ऊपर वाले पोर्शन पे आप 1 पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको आई थिंक जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 1 -2, ओके। तो नेगेटिव आ रहा है, 2 पाई आयोटा इंटू -1 करोगे तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई आयोटा आ गया। तो एक केस में तुम्हारा 2 पाई आयोटा आ गया, ऊपर वाले केस में पाई आयोटा आया था, तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पाई आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू -पाई आयोटा। तो ये और चेक कर लेते हैं, -पाई आयोटा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि 2 पाई आयोटा आंसर आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है उसमें से एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस इसमें करेक्ट नहीं है। तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। वो भी देख लेते हैं क्यों। जब तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत हैं तो लास्ट वाला ही करेक्ट होगा, बट देख लेते हैं क्यों। और यहाँ पर इस केस में रेडियस जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स कि 3 से बड़ा हम कोई भी रेडियस ले सकते हैं। जब हम 3 से बड़ा रेडियस लेंगे तो तीनों ही पॉइंट्स जो हैं इस केस में हमारे जो है वो लाई करेंगे अंदर। लाइक मैंने मान लीजिए 4 ले लिया, जब मैं 4 रेडियस लूँगी तो 0 भी लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है, 2 भी लाई कर रहा है। मतलब ये जो हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, ये फर्स्ट के लिए, वही उसको ही हम उसका ही आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। और इस ऑप्शन में भी आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 0। तो लास्ट वन वाला जो है, लास्ट वाला वो करेक्ट हो गया। अब मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि हमने किया क्या। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं होता है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मैंने आधे से ज़्यादा टाइम में तो आपको ये एक्सप्लेन किया कि हम डायरेक्टली ये जो रिज़ल्ट है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर पता होगा तो जैसे कि आपने देखा टाइम बहुत सेव होता है, बार बार इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर पूरा ही गलत हो जाता है। अब बट इस केस में हमें पता है कि आंसर 2 पाई आयोटा ही रहना है n=1 के केस में। तो उधर अगर आपको पता होगा तो वो बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको क्लियर हैं, तो ये जो मैंने इतना एक एक चीज़ लिखी हुई है एक्सप्लेन करने के लिए, वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली ये सब अपना सॉल्व करने की ज़रूरत थोड़ी है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए आप बताया कि मैं कैसे आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। तो इतना रिटर्न वर्क जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली भी आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हमने देखा फर्स्ट
सेकेंड थर्ड रॉन्ग है, लास्ट वाला करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है z² - z² dz, और जो हमें डोमेन गिवन है वो है mod of z + 1 = 2। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि डोमेन का एरिया पता कर लो, क्योंकि अगर पॉइंट लाई नहीं करता उस रीजन में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम डायरेक्टली आंसर 0 भी कर सकते हैं अगर एनालिटिक है तो। सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, z - a + आयोटा b = r। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपके सेंटर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 0, और रेडियस कितना आ गया 2। अगर इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, तो सबकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, वो आप पहले क्लियर कर लो, तभी ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक चीज़ बताने में फिर तो। सो मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक बार डोमेन जो है वो बनाकर बता देती हूँ। -1 और 0 सेंटर था, तो -1 समथिंग यहाँ पर हो जाएगा, -1 0, 2 रेडियस है तो 1 और 2, मतलब 1 तक यहाँ पर जा रहा है, और 2 रेडियस यहाँ से, 2 रेडियस यहाँ से, मतलब इस टाइप का कुछ सर्कल बन रहा है हमारे पास। ओके, अब हम पोल्स निकाल लेते हैं। 4 - z² = 0 करेंगे, दिस विल बी 2² - का z² = 0, 2 + z, 2 - z = 0। यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलैरिटीज़ आ रही हैं वो है +-2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है अंदर लाई कर रहे हैं, कौन से बाहर। तो +2 तो हमारा इस साइड आता है, बाहर लाई कर रहा है। -2 हमारा जो है वो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि -1 तो सेंटर ही हो गया, फिर 2 जो है यहाँ से रेडियस जाएगा, तो -2 जो है वो अंदर लाई कर रहा है। ओके, अगर सेंटर हमारा आयोटा में फॉर्म में होता ना, तब हम वाई एक्सिस पे बात करते, इन पॉइंट्स की भी और इन सेंटर की भी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि हमने वाई एक्सिस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो आयोटा के लिए वो इमेजनरी एक्सिस है, तब हम आयोटा का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी आयोटा होगा तो हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पर आ रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर आ रही है, दैट इज़ -2। तो वही काम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया। ये कैलकुलेट कर लिया, z की वैल्यू जो है +-2 आ रही थी, रेडियस और सेंटर को कैलकुलेट किया, देखा कि जो 2 है हमारा वो -2 अंदर लाई कर रहा है, 2 जो है वो बाहर है। तो क्या करेंगे, सिंपल 2 पाई आयोटा फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एंड दिस इंटीग्रल बाय वो पॉइंट नीचे लिखेंगे जिस पे प्रॉब्लम है। अगर -2 है ना यहाँ पर जिस पे प्रॉब्लम है, तो 2 + z आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप -z की जगह पे -2 रखोगे आंसर 0 बन रहा है। तो 2 + z वाला जो फैक्टर है उसको नीचे लिख लिया, बाकी के जो फ्रैक्शन में रह गया, क्योंकि इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको स्प्लिट करके लिख लेंगे, z² = 2 + z और 2 - z। तो 2 + z वाला जो फैक्टर है वो तो नीचे चला गया, बाकी का बचा हुआ फ्रैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज fz, और वो हम ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में। अब ये जो हमने fz हमारा कंसिडर हुआ है, वहाँ पर क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है -2। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये -2 जब पुट होगा तो z की जगह पे -2, यहाँ पर भी -2, जो fz ऊपर हमने लिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ऑफकोर्स इसका, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो मोर और लेस जो है सेम ही है, एक ही फॉर्मूले से निकल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर सर्कल हमें गिवन है और मोड ऑफ जेड जो है वो 3/2 के बराबर है। रेडियस कितना है, 3/2, सेंटर क्या है, ऑरिजिन। सो इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज ओरिएंटेड इन दी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 0। ए की हम क्या वैल्यू चूज़ करें, क्वेश्चन में है कि ए की हम क्या वैल्यू चूज़ करें कि ये जो है वो 0 के बराबर आ जाए। नाउ हमें सब कुछ गिवन है, मोड जेड हमें डोमेन गिवन है,
दूसरी चीज़, एक वर्ड और है यहाँ पर यूज़ किया गया है काउंटर क्लॉकवाइज। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है। सो काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। और सेकंड वर्ड जो होता है हमारा वो होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज हो जाता है, और इसके लिए हम नेगेटिव डायरेक्शन भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस एक ओरिएंटेशन आपको बता रहा है कि लाइक अगर ये रीजन है आप इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो, लाइक डायरेक्शन को जस्ट बता रहे हैं कि ये आप ऐसे चल रहे हो या फिर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये आपके ओरिएंटेशन को जो है बताएगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आपकी डायरेक्शन इस तरफ से थी, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज का भी मतलब आपकी डायरेक्शन इस तरफ थी, पॉजिटिव का मतलब भी इस तरफ थी। तो क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज के टाइम जब हम एंटी क्लॉकवाइज से काउंटर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन को क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और बल्कि जब हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं तो हम नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। तो बस इसका भी एक सिंपली यही कारण है कि जब भी हम एंगल्स को मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो यही डायरेक्शन हम अपनी रखते हैं। तो इसी वजह से जब हम अगर ये जैसे कि ये हमारा 0 हो गया, ये π/2, दिस इज पाई, देन एक पूरा राउंड लगा लिया तो 2π, तो जो हमारा डायरेक्शन होता है एंगल को मेजर करने का वो भी हम इसी तरीके से लेकर चलते हैं। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो एज वन ऑफ द रीज़न कि क्यों पॉजिटिव जो है वो लिया जाता है। तो जस्ट एक ओरिएंटेशन बताता है हमें ये। ओके, तो क्वेश्चन है कि हम क्या ऐसी ए की वैल्यू यहाँ पर रखें कि जो है ये 0 के बराबर आ जाए। तो क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, एंड देन इसको भी कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों के आंसर्स को इक्वेट कर देंगे 0 से, वहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेट अस सी हाउ। ओके, सो मोड ऑफ जेड 3/2 रेडियस था, मतलब समथिंग 1.5 था, वो हमने ये ड्रॉ कर लिया। और ये मैंने वही सेम चीज़ लिखी हुई है। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करा हमने, पोल्स कैलकुलेट कर लिए, मतलब कि डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 से। पोल्स कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेशन, जेड की वैल्यू आ गई 2 1, दैट मीन्स के 2 तो आपका बाहर हो जाएगा, तो उस पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। 1 जो है वो अंदर लाई करेगा, तो इस पर वर्क करना है। सेकंड काम, पोल देखेंगे तो उसका भी पोल क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ओके, सो आगे देखते हैं। ये मैंने एक आगे वाले जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसका सॉल्व किया है, ये सेकंड का सॉल्व किया हुआ है। तो प्रॉब्लम किस पे थी, दोनों ही फंक्शंस को 1 पे प्रॉब्लम थी, जो 2π आयोटा इंटू में f(1), जिस पे प्रॉब्लम होती है z-z0, वो नीचे लिखा जाता है, बाकी का फ्रैक्शन जो है वो ऊपर आ जाता है। फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट करोगे इसमें, मतलब ये हमारा f(z) है, वही सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो 1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2/-1, आंसर फाइनल आंसर आ गया आपका -4π आयोटा। नेक्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, वही 1 पे प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रल a बाय जो भी इस पे प्रॉब्लम थी वो नीचे आ जाएगा। फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करने को कह रहा है, बट ऊपर क्या है, a है, तो दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, आंसर a ही आ जाएगा। लाइक जैसे कि लास्ट केस में देखा 1 था तो z की वैल्यू तो कहीं पुट होगी नहीं, वही आ जाएगा। तो यहाँ पर a आ गया, आंसर आ गया 2π आयोटा, और ऑब्वियसली a आएगा तभी हम दोनों को ऐड करके इक्वेट कर पाएंगे 0 से, और a की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए, दोनों को इक्वेट किया, मतलब ऐड किया और इक्वेट कर दिया 0 से, तो क्या ऐसी a की वैल्यू रखें कि दोनों कैंसिल हो जाए। ऑफकोर्स a की वैल्यू 2 रखोगे तभी तो ये 4π आयोटा बनेगा इस केस में, और दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी, डिनोट द यूनिट सर्कल, मतलब रेडियस 1 है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन, देन दिस इज इक्वल्स टू, देन दिस इंटीग्रल वेयर इंटीग्रल इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लॉन्ग सी, और ये ऑप्शंस हमें गिवन है। ज़्यादातर हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही रहता है क्योंकि जो ओरिएंटेशन है वो इसी तरीके से चलता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो किसके इक्वल है। देखिए, डोमेन जो है दैट इज मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है और रेडियस क्या है 1, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये भी आ जाएगा 1 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा मोड ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट, ये इसके बराबर आ गया।
z कॉन्जुगेट की वैल्यू हम 1/z पुट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स हैं, अभी इंटीग्रल में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब जहाँ पर भी मोड z होगा वो हम ये पुट कर लेंगे, इसकी जगह पर 1 पुट कर लेंगे, इसकी जगह पर 1, मतलब जैसा भी यूज़ होगा हम वो कर सकते हैं। ये इतनी डिटेल्स जो हमें पता लग गई हैं इस यूनिट सर्कल से। तो क्वेश्चन है 1/2 पाई आयोटा और इंटीग्रेट करना है इसको। तो मोड देखिए आप ये लगा हुआ, ये क्या है, मोड ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब कि समथिंग दिस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो z और z का कॉन्जुगेट। ओके सो इसको हमने लिख लिया 1 + z और इसी का कॉन्जुगेट लिख लिया, ठीक है, क्योंकि z तो एज इट इज आ जाता है एक बार और उसका प्रोडक्ट होता है कॉन्जुगेट के साथ। तो ये हमारा कॉन्जुगेट लग गया 1 प्लस इसका कॉन्जुगेट हो गया और यहाँ पे z की स्क्वायर का कॉन्जुगेट हो गया। ओके मोड, सॉरी ये मोड यहाँ से हट जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये मोड हट जाएगा, तो यू कैन कंसिडर इट एज ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं किया, बस इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये सारी टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। तो इनको बस हमें मल्टीप्लाई करना है बहुत ध्यान से, और डायरेक्टली रिजल्ट फिर से वही जो मैंने आपको बोला था याद रखना है, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इससे हमने ये कैसे बनाया वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 पाई आयोटा तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 1 की जगह पर भी 1 एज इट इज़ लिख दिया, z कॉन्जुगेट की जगह पे मैंने आपको बताया कि हम क्या रखेंगे 1/z, यहाँ पर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो रखा है तो 1/z का स्क्वायर कर देंगे। ये डैश कुछ भी नहीं है, इस डैश से आप कंफ्यूज मत होना, ये जो डैश मैंने लगाए हुए नीचे वो बस टर्म्स काउंट करने के लिए लगाए थे कि कुछ टर्म्स रह तो नहीं गई, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार, जैसा कि मैंने लिखा था कि z का कॉन्जुगेट क्या है 1/z के बराबर है, आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब करते हो तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो थर्ड टर्म हो गई, z को एज इट इज लिख दिया, देन z कॉन्जुगेट को 1 के बराबर रख दिया, देन ये क्या है z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर, मतलब आपने इसमें से एक कॉन्जुगेट का इस्तेमाल तो 1 बनाने के लिए कर लिया, एक कॉन्जुगेट बचा तो वो 1/z लिख दिया, z² देन एज इट इज, इसका फिर से वही एक z इस्तेमाल कर लेंगे वो 1 बनाने में और एक z रह जाएगा वो हम लिख लेंगे। देन इसमें देखो दो z² z की कॉन्जुगेट का स्क्वायर, वो -2 नहीं है, z की कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, तो दोनों को ही एक एक बार यूज जो है करके हम 1 बना देंगे, तो 1 × 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1। अब आप देखो इसका आंसर जो है, इसका रिजल्ट हम कैसे यूज़ करेंगे, 1 ये तो आपका कैसा हो गया कांस्टेंट फंक्शन ही हो गया, ठीक है, दैट इज़ एनालिटिक है, क्लोज्ड इंटरवल पर है, आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। या फिर मैंने इस केस में क्या कर रखा है, यहाँ पे भी आप आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने क्या किया हुआ है बस ये जो 3 1 मुझे 1 1 मिले थे 3 टाइम्स, उसको मैंने ऐड कर दिया था और जो है टर्म्स जो है वो बस ऐड करके लिखी हुई है, लाइक यहाँ पे 1/z है, 1/z है, उसको ये कैलकुलेट करके लिख लिया, दिस एज इट इज़ z + z 2z लिख लिया, z² आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हमने देखा कि जब n = 1 रहता है तो आंसर कितना आ जाता है 2 पाई आयोटा, तो इस केस में तो आंसर 2 पाई आयोटा मिलेगा। n = 2 हो जाता है तो आंसर क्या आ जाता है 0, और इन दोनों केस में तो आंसर 0, ये क्यों, क्योंकि फंक्शन जब एनालिटिक होता है अलोंग द क्लोज्ड कर्व हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो बाय कोशी थ्योरम जो है आंसर क्या कितना जाता है कोची थ्योरम के अकॉर्डिंगली 0, ठीक है। सो सारा कैलकुलेट हो गया इजीली, बस हमने रिजल्ट्स जो है वो अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट है 3, दैट मीन्स वही सेम आपके पास आ जाएगा, फंक्शन एनालिटिक है और अलोंग क्लोज इंटरवल कर रहे हो तो 2 पाई आयोटा हमें यहाँ पर मिला था। सो 2 पाई आयोटा ये बाहर वाला है, एक हमें मिल गया, मैं इंटीग्रेशन हटा दे रही हूँ क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद ही ये रिजल्ट आया है 2 पाई आयोटा, और इसमें 2 भी है ऊपर, ये 2 है तो वो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, सीधा आंसर हमारे पास आ गया 2, और वो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसका तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 पाई आयोटा, 2 बाहर था ही तो इससे कैंसिल, आंसर आ गया 2 एंड ओके। तो इसका आंसर हमारे पास है सी, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Let C be the circle of radius 2 centered at origin in the complex plane oriented in anti-clockwise direction, then this integral is equals to. ओके सो एक बार हम क्या डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं इसका? ऑर्डर कितना है? 2 है। पॉइंट तो हमने कहा था कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हुआ? 2 पाई आउटा। सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट्स मालूम थे। आप चाहो तो सॉल्व भी करके देख सकते हो, आपको वही आंसर मिलेगा। मैंने वही सिंपली वही सब कुछ लिखा हुआ है कि फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा, एंड आप सॉल्व करके देखोगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, वो तो मैंने आपको प्रूफ बता ही दिया था। तो ये सब फ़ायदे आपको मिलेंगे अगर आप जो है रिज़ल्ट वो डायरेक्टली इसका याद कर लेते हो तो, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन जब उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऑलरेडी जो है वो अपने आप ही हो जाता है याद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये जून 2000 मैं यहाँ पे मेंशन आप बार बार आ रहा है लिखा हो तो आप देख सकते हो कि कब ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके सो द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज ई टू द पावर जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1, एंड आपको मोड दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है ये। अब देखिए डोमेन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और हमने फॉर्म अभी तक ऐसी ही पढ़ी है, ए प्लस आयोटा बी नेगेटिव, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर। इस टाइप की ही हमने फॉर्म्स पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जेड पीछे दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं, आप नेगेटिव जो है कॉमन ले लो, और क्योंकि ये मोड के अंदर है तो नेगेटिव तो वैसे ही वैनिश हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसी टाइप का तो सर्कल जो डोमेन बन गया, ठीक है, जिसका जो सेंटर है वो 1 0 रेडियस 1 आ गया, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पोल निकाल सकते हो सिंपली इसको इक्वेट करके 0 से, तो 1 का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा z+1 z-1 प्लस माइनस 0, आपके दो रूट्स यहाँ पर आ जाएंगे। और ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसके पोल्स, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया 1 -1। मोड वही वाला सेम, कि आप नेगेटिव मोड लगा हुआ है तो आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो वो वैसे भी उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, z-1 ये आ जाएगा। सेंटर 1 0 मिल गया, ये इसकी जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको बताई। फिर से सेम फॉर्मूला वही 2 पाई आयोटा। फंक्शन को किस पे प्रॉब्लम है? 1 पर प्रॉब्लम है, वो देख लेते हैं क्यों। क्योंकि हमें जब आप सेंटर ड्रॉ करोगे 1 0 बोला था मैंने, ओके सो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, रेडियस 1 रखोगे तो ऐसे बनेगा, और -1 इस तरफ जाता है तो -1 जो है वो आउट ऑफ द रीजन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अंदर वाले पॉइंट से, दैट मीन्स 1 से है, इसलिए f के अंदर जो हमने पॉइंट रखा है वो हो गया 1, और z-1 इसीलिए नीचे आ गया। बाकी जिस भी फंक्शन एनालिटिक है वो सब ऊपर चले जाएंगे। f पे आपको 1 रखना है, फंक्शन में वैल्यू जब आप 1 रखोगे e की पावर 1 इज इक्वल्स टू ई, और 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया पाई आयोटा ई। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज़ किया, और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज let gamma t is equals to 3 e to the power iota t, t की वैल्यू 0 to 2 पाई है, b पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल of radius 3 centered at origin, and the value of lambda for this is equals to this. okay so lambda की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, और बाकी सब चीज़ें हमें गिवन है कि सेंटर्ड एट ऑरिजिन, रेडियस यहाँ पर 3 रहेगा, और अलोंग जिस भी कर्व की अलोंग हमें इसको सॉल्व करना है वो हमें गिवन है 3 e टू द पावर आयोटा t, और t की वैल्यू 0 to 2 पाई है, दैट मीन्स कि वो बस एक बार उसका राउंड लग रहा है, और लैम्डा की वैल्यूज़ हमें गिवन है। ओके ये हमें गिवन है, एंड ये हमने विद रेडियस 3 इसका वो डोमेन बना लिया। पॉइंट जिस पे ये सिंगुलैरिटी हमें दे रहा है दैट इज़ 2। ओके तो 2 जो है वो लाई कर रहा है इनसाइड द डोमेन। तो प्रॉब्लम किस पे है इस टाइम पे? फंक्शन को प्रॉब्लम है 2 पर।
तो 2 पाई आयोटा इंटू में एफ ऑफ 2 करेंगे। जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है वो नीचे लिखते हैं, लैम्डा जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, फिर इसके लिए कैलकुलेट करके दोनों को इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, मतलब फंक्शन में वैल्यू को पुट करना है 2, बट यहाँ पर क्या है लैम्डा। ठीक है, तो एक बार हम दूसरा और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले इसकी पोल्स को निकालेंगे, z² माइनस 5z प्लस 4। तो आप किसी भी वे से निकाल सकते हैं, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी निकाला जा सकता है। अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के अकॉर्डिंगली भी 4 और 1 आ जाएंगे हमारे दो रूट्स, पोल्स सॉरी। तो पोल्स जब हम चेक करेंगे तो 4 जो है वो बाहर लाई कर रहा है, 4 जो है वो बाहर लाई कर रहा है, 1 हमारा अंदर लाई कर रहा है। तो प्रॉब्लम फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए मतलब 1 पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 पाई आयोटा इंटू F1, जिस पे एनालिटिक नहीं था वो नीचे लिख लिया, बाकी का जो FZ है वो ऊपर चला गया। फंक्शन में 1 पुट करेंगे, ये हमारा FZ होता है, तो 1 जब पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 2/3 इंटू पाई आयोटा। नाउ वी कैन इक्वेट इट विद दिस। तो इससे जब इक्वेट करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई 2 पाई आयोटा। देखो वहाँ पर मिल रही थी, मतलब ये जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको F2 वैल्यू पुट करना था, पर F2 पुट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लैम्डा है, यहाँ पर लैम्डा है, क्योंकि z तो है नहीं जो हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 पाई इंटू में लैम्डा आ रहा है, 2 पाई आयोटा इंटू में लैम्डा 2, और इसका आंसर आया ये। तो हम कैलकुलेट करके क्लियरली पता लग रहा है कि अगर लैम्डा की वैल्यू -1/3 हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो -1/3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ नहीं किया, वही सेम फॉर्मूला एक बार इस पे अप्लाई किया है, दूसरी बार इस पे अप्लाई किया है, दोनों ही रिजल्ट्स को फिर इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स सी बी द काउंटर क्लॉकवाइज वही एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ओरिएंटेड सर्कल ऑफ रेडियस हाफ सेंटर्ड एट आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल कॉन्टूर इंटीग्रल dz बाई z टू द पावर 4 -1 इज। तो सबसे पहले पोल निकाल लेते हैं, सब यही काम बार बार कर रहे हैं, तो 1 को 1 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। दिस विल बी z² प्लस का 1 का होल स्क्वायर, z² माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इस पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं अगेन, z+1 z-1 का इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में हमें चीज़ें गिवन है, वही कि इसका जो सेंटर है वो आपका 0 आयोटा हो जाएगा। इस बार वाई एक्सिस पे बन रहा है हमारा जो सर्कल है, और रेडियस इसका हाफ है, और कैलकुलेट करना है, वही सेम काम दोबारा से करना है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया इसका सेंटर और रेडियस, ये इंटीग्रल था, इसके पोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ से तो क्लियरली दो पोल्स आ गए, +1 और सॉरी -1 और +1। यहाँ से आपके पास z² -1 हो जाएगा जब उधर शिफ्ट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट √ प्लस माइनस √ आ जाएगा, जैसे हम यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दो रूट्स हमारे पास आ गए प्लस माइनस आयोटा। तो ये टोटल 4 रूट्स हो गए हमारे पास। अब वही है कि चेक करना है कि कौन कौन से आपके पोल्स जो है वो बाहर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा डोमेन एरिया है, आयोटा 0 को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पर डोमेन जो है बनाया है। आप देख सकते हो कि 1 बाहर लाइक -1 भी बाहर लाई कर रहा है, 1 भी बाहर लाई कर रहा है, इवन माइनस आयोटा भी बाहर लाई कर रहा है। बस एक ही पॉइंट जो है आयोटा वो डोमेन के अंदर है, और बस वहीं पर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आयोटा पे थी, तो 2 बाई आयोटा इंटू में f(i) लिख दिया। जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है वो नीचे चला जाता है, बाकी का पूरा फंक्शन जो है वो हम ऊपर लिख देते हैं। फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे, और जैसी z की वैल्यू आप इधर इस ऊपर वाले में fz में पुट करोगे आयोटा, आपका आंसर ये आ जाएगा। दोनों को जो भी टर्म्स देख लेंगे कैंसिल हो रही, उनको कट कर देंगे, आंसर आ गया -π/2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ रियल नंबर a ग्रेटर देन 0, a हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके, कंसिडर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 a और a प्लस आयोटा a, एंड इफ दिस ट्रायंगल गिवन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देन द काउंटर इंटीग्रल
real part of z dz along this with real part denoting the real part of z is equals to, तो 0 0 ये वाला पॉइंट a समथिंग यहाँ पे आ जाएगा a कॉमा 0, दिस इज 0 0, a प्लस आयोटा ये सीधा जाएगा यहाँ से a प्लस आयोटा a, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रायंगल मिल रहा है वो इस टाइप का मिल रहा है हमें, और इसका जो रियल पार्ट है वो लेते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो भी मैं फॉर्मूला या जिस भी मेथड या टेक्निक से मैं इन सबको निकाल रही हूँ वो मैंने ऑलरेडी अपने जो मैंने लेक्चर्स पहले बनाए हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, उसके मैंने क्लियरली काफ़ी सारे एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये चाहिए कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये कैसे आ रहा है या कैसे सॉल्व कर रहे हैं या क्यों सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट हमेशा यही क्यों ली है, तो इन सब का आंसर आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। मैंने हर एक केस के लिए भी इवन बताया हुआ है। अभी तो क्या है कि जो केस हमें क्वेश्चन में दिख रहे हैं हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं, बाकी अगर शेप जो चेंज हो जाती है, सर्कल का केस है, लाइन इंटीग्रल का केस है, तो कब क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा रीजन हो गया। सबसे पहले हम 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमारा पहला जो पॉइंट है वो है 0 0, सेकेंड पॉइंट इज़ a0। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं यहाँ पर ही मेंशन कर देती हूँ। लाइन इंटीग्रल के लिए z को निकालने का तरीका होता है हमारा, पहला पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन लेते हैं। सपोज करो मैं z1 लिख देती हूँ, जैसे कि इस केस में हमारा पहला पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ पर अगला होता है 1 माइनस टी, प्लस में दूसरा पॉइंट z2 इंटू में t। ये हमारा लाइन इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला होता है z निकालने का, सिर्फ कोई इंटीग्रल वगैरह नहीं, सिर्फ z निकालने का। और इस फॉर्मूले को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लिमिट हम हमेशा 0 to 1 रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम यही लिमिट रखते हैं और तरीका क्या है पॉइंट्स को लेने का। तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो जब हम z की वैल्यू, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसको आप रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। और dz जब हम निकालेंगे सो दिस विल बी, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो फर्स्ट पार्ट जब हमने निकाला dz निकाला तो a dt आ गया। सेकेंड इसी तरीके से फिर से फॉर्मूले में रखा। अब जो पॉइंट्स हैं 2 के केस में, वो पहला पॉइंट है a0, दूसरा पॉइंट है a प्लस आयोटा a। तो z में जब आप रखोगे यही मिलेगा। और ये जो मैं बार बार ये जो हमने लिया है ना, ये हमने ओके ठीक है, बीच वाले टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, बचा a प्लस आयोटा a t, और डी जेड यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके आप निकालोगे आयोटा a dt। इसी तरीके से थर्ड केस निकाला है, और थर्ड के केस में पहला पॉइंट आपका a प्लस आयोटा a हो जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका 0 0 हो जाएगा, और z की वैल्यू ये हो गई। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, डी जेड डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपको सिर्फ रियल पार्ट लेना है z का, तो ये जो हमने z तीनों ही केसेस में कैलकुलेट किया है, पहला केस ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और तीसरा आपका ये रहा, तो सॉरी ये रहा। तो तीनों ही केस में सिर्फ आपको रियल पार्ट लेना है, आयोटा वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। और ऐसा करने पर बस तीनों को ऐड करना है, क्योंकि फाइनल जब आपको निकालोगे तो आपको तीनों को ऐड करके चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड और थर्ड। लिमिट मैंने जैसा कि कहा 0 to 1 रखना है, तीनों ही केस में 0 to 1 रखा है। इस केस में ये रहा आपका रियल पार्ट ऑफ z, इस केस में ये सिंपल a आ जाएगा। थर्ड केस में ये आपका रियल पार्ट हो गया। फिर हमने dz की वैल्यू जो है वो पुट की, ये dz की वैल्यू हर इंडिविजुअल केस में जो जो आई थी वो हमने dz की वैल्यू पुट कर दी। कांस्टेंट टर्म जो है इंटीग्रल के आप बाहर करके सिंपल इंटीग्रेशन, ऐसे t का है, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² आ जाएगा। अगर सारा ही कांस्टेंट टर्म है तो सिंपल t आ जाएगा, और ये कांस्टेंट जो था वो हमने बाहर कर दिया, अंदर 1 माइनस टी की फॉर्म बचेगी, 1 का करोगे तो t आ जाएगा, t का करोगे तो t² आ जाएगा। लिमिट क्या पुट करनी है, 1 to 0, मतलब सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है और मैंने हर एक स्टेप लिखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो इस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो एक एक टर्म मैंने सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है, कोई शॉर्टकट से सॉल्व नहीं किया है।
और लिमिट पुट करने के बाद जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको हम कट कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास आयोटा ए स्क्वायर बाय 2. सो दिस इज आयोटा ए स्क्वायर बाय 2. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके तो ये पूरा है. मैं एक बार आपको यहाँ पर आप पोस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में सॉल्व करने के लिए. इवन बाकी सारे सॉल्यूशंस के लिए भी सेम आप यही काम कर सकते हो. सॉल्व करके देख सकते हो आंसर जो है यही आएगा. विद मैंने स्टेप्स जो हैं वो सॉल्व किया है विद स्टेप्स. ओके सो ये इसका फाइनल आंसर था. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है. इसको देख लेते हैं. ऑलमोस्ट आपने देखा कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही फॉर्मूले से सॉल्व हुए हैं. अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, ये जो आपको इंटीग्रल था एक ट्रायंगल का कैलकुलेट जो करना था, वो हमारा लाइन इंटीग्रल के फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है. बाकी जो जितनी भी सिंगुलैरिटीज़ हमें मिल रही थी उस पे बेस्ड हमने कोशी का यूज़ किया था, कोशी थ्योरम का. ओके सो लास्ट क्वेश्चन इज़ ये वाई की क्या गामा की क्या है जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है. सो दैट इज़ के ई टू द पावर आयोटा के थीटा. और फर्स्ट केस में सिंपल के की वैल्यू 1 2 3 के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. के की वैल्यू 1 2 3 के लिए बोल रहा है कि हमारे पास आंसर 0 आएगा. गामा 1 के लिए हमारे पास आंसर 1 आएगा. गामा 2 के लिए 4 आएगा और गामा 3 के लिए 3 आएगा. तो वो बाकी के क्वेश्चंस तो मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताए हैं क्योंकि बार बार सेम काम कर रहे हैं. तो इसमें थोड़ा सा हम टाइम देख के मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे. आप देखिए जो गामा 1 गामा 2 ये हो रहा है तो के की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो जब आप के की वैल्यू को 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, के की वैल्यू 1 रखी 1 आ गया, ई टू द पावर आयोटा थीटा आ गया. वैन आप गामा 2 की वैल्यू निकाल रहे हो तो यह आ जाएगा 2 ई टू द पावर आयोटा 2 थीटा. सेम गामा 3 के लिए ई टू द पावर आयोटा थीटा. जब आपको डायरेक्टली 1 2 3 इन 3 ऑप्शंस के लिए जो कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है उसके लिए तो हम ये तीनों ले सकते हैं. ठीक है. फिर ये कह रहा है इन जर्नल उसने पूछा है के की वैल्यू देखो चेंज नहीं बार बार, मतलब सिर्फ 1 2 3 के बीच में ही चेंज हो रही है. ये ऐसा नहीं है कि 4 5 भी आगे जा रहा है, सिर्फ 3 तक ही जा रहा है. तो एक बार हम बी सी डी को एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ऑलरेडी जो है एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा ए के लिए. तो बी ऑप्शन में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अलोंग दिस जो है इंटीग्रल हो रहा है. तो फर्स्ट के लिए आप देखिए जब आप के की वैल्यू, ये आपको डोमेन गिवन था क्वेश्चन में, जब हमने के की वैल्यू 1 रखी तो ये मिल जाएगा. दैट मीन्स के जो डोमेन है उसको हम z मान सकते हैं. z इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा. ओके तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी जेड इज इक्वल्स टू दिस और वैल्यू पुट कर दो. सिंपल यही था ना क्वेश्चन, इसमें तो वैल्यू पुट करनी है. तो ये हमारा आ जाएगा, वैल्यूज पुट करी हमने इस इंटीग्रल में और ये टर्म्स कैंसिल हो गई. बस आयोटा बच रहा था, आयोटा को बाहर कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट था. अंदर थीटा बचे, सॉरी इंटीग्रल 1 बचेगा और इंटीग्रेट करने के बाद क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो थीटा आ गया और लिमिट लग गई 0 to 2π. 0 to 2π गिवन है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है हमारा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका कैंसिल होकर आंसर आ गया 1. तो आप देखिए 1 है. ओके तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया. ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला 4.75 मार्क्स का है और इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो ये बी हमारा करेक्ट हो गया. बाकियों को भी हमें चेक करना पड़ेगा. तो सेकंड देखिए गामा 2 मैंने आपको अभी बताया के की वैल्यू आपको रखनी है तो यही मिलेगा. जेड की वैल्यू इसका मतलब ये हो गई. डी जेड आप डिफ्रेंशिएट करके पता कर सकते हो. तो जो आपका इंटीग्रल है 1/2π आयोटा 1/z डी जेड, तो कुछ नहीं करना, बस z और डी जेड की वैल्यू रखोगे तो ये आ गया. कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी हैं पहले तो देखो हमेशा कैंसिल होगा, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं आप देख सकते हो. और जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर दोगे तो वही सेम चीज़ आ गई थीटा और लिमिट लग जाएगी 2π 0 to 2π और सॉल्व करने पर आंसर आ गया 2. तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया. अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि जब हमने के की वैल्यू 1 ली ना तो आंसर हमारा आया 1.
ठीक है। और जब हमने k की वैल्यू 2 ली, इस केस में हमारा आंसर आया 2। दैट मीन्स कि जब आप 3 लोगे ना तो आपका आंसर 3 आएगा। डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आप सॉल्व कर, ऑफ कोर्स आप सॉल्व करके देख सकते हो, बट एक जो पैटर्न मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप 3 रखोगे तो इस केस में जो z है हमारा ये हो जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट करोगे dz की वैल्यू ये मिलेगी और फिर से उसी इंटीग्रल में रख के सॉल्व करोगे। जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, थीटा जो है इंटीग्रेट कर देंगे उसके रिस्पेक्ट में, सॉल्व करने पर आंसर 3 आया। यही मैं आपको बोल रही थी कि जब हमने k की वैल्यू 1 रखी तो 1, 2 रखा तो 2 और 3 रखा तो 3 आ रहा है। तो b और d जो है करेक्ट है। अब a और देख लेते हैं। ये ए ऑप्शन के लिए क्या कह रहा है, के की वैल्यू एक बार 1 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, 2 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, 3 रखोगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो जब हमने 1 के लिए कैलकुलेट किया था तो भी हम उसी केस को मानते हुए भी इसको डिस्कार्ड कर सकते थे, क्योंकि अगर 2 और 3 के लिए करेक्ट हो भी जाता तो फर्स्ट के लिए करेक्ट नहीं था। लिखा है ना 4k = 1, 2, 3, तो भी वो किसी एक के लिए भी गलत होता तो भी वो रॉन्ग ही हो जाता। तो बी एंड डी ही बस इसके करेक्ट ऑप्शन है, एंड ए एंड सी आर रॉन्ग। बस इतना ही है इसमें। एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो भी थे वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो मैंने इसमें डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। एंड वंस अगेन वही सेम चीज़ मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूलेज़ का यूज़ किया है और क्लियरली मैंने मतलब प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बताया कि क्यों हम ये फॉर्मूला जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इनका, तो वो सब आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। एंड ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से मैं जितना समझा सकती थी, मैंने जितना क्लियरली समझा सकती थी मैंने उतना ट्राई किया है और प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखा है, सो दैट कि आप खुद भी सॉल्व करना चाहो तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।